नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 7th क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा मृदा के बारे में, यानी मिट्टी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे तथा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उस पर हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप। तो चलिए आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं कि मिट्टी हमारे लिए कैसे उपयोगी है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। कह रहा है कि मिट्टी यानी मृदा यानी कि मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रह करके तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि करने में सहायता होती है। मिट्टी क्या होती है? मिट्टी ये नॉर्मल नहीं, ऐसे ही नहीं है। मिट्टी जो होती है पेड़ पौधों की जड़ों को एकदम दृढ़ता से यानी मजबूती से उसको बांधे रखती है ताकि वो गिरे ना, और साथ ही उनको मिट्टी से जो भी जल और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उनको वृद्धि उनको पहुँचाने का काम भी करते हैं, जिससे पेड़ पौधे की उनकी वृद्धि में सहायता होती है। साथ ही साथ मिट्टी क्या करते हैं? अनेक जीवों का आवास भी है। ठीक है, अनेक जीव जंतुओं के रहने के योग्य भी मिट्टी आवास का निर्माण करते हैं। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य होता है। कृषि कार्य जो होता है मिट्टी में ही किया जाता है। कृषि कृषि हम सभी को क्या करता है? भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग भी है। पहली वर्षा के बाद मिट्टी की सौंधी गंध सदैव ताजगी भरी होती है। मृदा जीवन से भरपूर है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि वर्षा ऋतु में एक दिन जो है पहेली और बूझों ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव जंतु रहते हैं? आइए अब हम पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 9.1 को देखते हैं कि विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए। चित्र संख्या 9.1 में यहाँ पे दिखाया गया है मृदा से नमूने एकत्र करते हुए बच्चे। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप हैंड लेंस यानी कि हाथ वाली लेंस का उपयोग कर सकते हैं, जिसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं। इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक आपको निरीक्षण भी करना है और अपने प्रेक्षणों को सारणी 9.1 में लिखिए। अपने प्रेक्षणों के बारे में अपने मित्रों से भी चर्चा कर सकते हैं। क्या आपके मित्रों द्वारा एकत्रित किए गए नमूने और आपके द्वारा एकत्रित किए गए नमूने दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों सेम है? बूझो और पहेली ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया और उसमें उन्हें खेलना पसंद आया। यह वाकई बहुत ही मनोरंजक होता है। मृदा के उपयोगों की एक सूची बनाइए। ठीक है, यहाँ पे जो सारणी दिया हुआ है इसमें तरह तरह के, जैसे बगीचे से मिट्टी ले आइए, सड़क के किनारे से मिट्टी ले आइए, ऐसे स्थान की मिट्टी जहाँ निर्माण काम हो रहा है वो अलग अलग जगहों का मिट्टी लाइए और उस सभी में कौन कौन से पादप पाए जाते हैं, कौन कौन से उसमें जंतु पाए जाते हैं, कीट मकोड़े पाए जाते हैं, उसको लिखने का प्रयास कीजिए। इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि पॉलीथीन के थैलियों और प्लास्टिक। क्या कह रहा है कि पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक जो होती है हमारे मिट्टी को क्या करती है? प्रदूषित करते हैं। इसीलिए जब सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करके सिंगल यूज प्लास्टिक पे सरकार के द्वारा बैन भी करने का काम चल रहा है, कुछ स्टेट में किया भी गया था, तो वो क्या करते हैं? हमारी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी क्या होते हैं? और रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को भी क्या करते हैं? प्रदूषित करते रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए ताकि वो हमारी मिट्टी को प्रदूषित ना करें। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। ठीक है, पीड़कनाशी का उपयोग करने से मिट्टी ही प्रदूषित नहीं होता है, उसके साथ क्या होता है? उसके साथ फसल को भी नुकसान पहुंचती है और उस फसल को हम लोग खाते हैं तो हमारी स्वास्थ्य भी बिगड़ती है। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल, इसके बारे में देख लेते हैं कि मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मृदा क्या होती है? अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती है आप निम्नलिखित क्रियाकलाप को करेंगे। क्रियाकलाप 9.2 को देख लेते हैं कि थोड़ी सी मृदा लीजिए और ढेलों को अपने हाथ से तोड़ करके उसका क्या कीजिए? उसका चूर्ण बना लीजिए। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मुट्ठी भर मिट्टी मिला दीजिए। इसे क्या कर रहा है? इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाइए जिससे मृदा पानी में क्या हो जाए? मिल जाए, घुल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। चित्र संख्या 9.2 को देख लेंगे कि कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे मृदा की परतें यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब हम एक
एक गिलास में जब हम वहाँ पे मिट्टी रखे थे तो देखिए यहाँ पे बजरी क्या हुआ है, बजरी जो है यहाँ पे नीचे बैठ गया है, बजरी जो होता है नीचे बैठ गया है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं, बजरी जो होता है यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है। उसके बाद में बालू उसके ऊपर है, फिर उसके बाद में मृतिका है, उसके बाद में ऊपर जल है, फिर उसके बाद में ह्यूमस जो होते हैं अवांछनीय पदार्थ होते हैं वो सबसे ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है, हल्का होने के कारण। क्या करें कि क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न आमाप साइज के कणों की परतें दिखाई देती है? इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत, क्या कह रहा है कि क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे थे। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। मृदा में क्या कह रहा है, मृदा में यानी कि मिट्टी में उपस्थित जो भी सड़े गले जैव पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेल यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेल यानी चट्टान के चट्टान के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है, ठीक है। मृदा का निर्माण जो होता है जब चट्टान के टूटने के बाद जब मृदा बनती है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? वह अपक्षय कहलाता है। अपक्षय प्रक्रिया के कारण मृदा का निर्माण होता है। किसी मृदा की प्रकृति उन सेलों पर निर्भर करती है जिनसे इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो उसमें उगते रहते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई, क्या कह रहा है कि मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट यानी कि मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट यानी कि मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श यानी कि गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न भिन्न होते हैं। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती है। ये परतें क्या कहलाती है? संस्तर स्थितियां कहलाती है। यहाँ पे संस्तर स्थिति दिया हुआ है, ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति, सी संस्तर स्थिति, यहाँ पे और आधार सेल, मृदा परिच्छेदिका यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी यानी कि शीर्ष परत को ही देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं देख पाते। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई की पार्श्व भागों को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती है। जैसे जैसे मिट्टी का खुदाई करते हैं तो ऊपर कुछ अलग मिट्टी मिलती है, उसके नीचे कुछ अलग मिट्टी मिलती है, अलग जैसे जैसे हम नीचे खुदाई करते हैं वैसे वैसे मिट्टी का प्रकार हमको मिलता है। ऐसी स्थिति में हम उन स्थान के मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। जब हम कुआं की खुदाई करते हैं या किसी इमारत को बनाने के लिए नींव देने के लिए जब खुदाई करते हैं तो तरह तरह की मृदा भी मिलते हैं, तरह तरह के अलग अलग रंगों के मिलते हैं। इसे पहाड़ों पर सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। जैसे सड़क के किनारे की मिट्टी अलग होती है, नदी के किनारे की मिट्टी अलग होती है, पहाड़ों की मिट्टी अलग होती है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से क्या होता है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है, ठीक है। ह्यूमस मृदा को उर्वरक बनाता है। ह्यूमस जो होता है हमारे मृदा को क्या बनाता है? उर्वरक बनाता है, जिससे फसलें अच्छी होती हैं और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, स्वतंत्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं, जो हमारे फसलों के उत्पादन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास यानी कि आश्रय भी प्रदान करते हैं। छोटे छोटे बिल बना करके वे अपना निवास करते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। छोटे पादपों जब होते हैं वो ऊपर ही होते हैं, उनकी जड़ें नीचे तक नहीं जाती है। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है। शीर्ष मृदा जो होता है सबसे ऊपर में ह्यूमस की अधिकता होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसमें ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संहत यानी कि घनी होती है और विसंस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत जो होती है शीर्ष संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विदरों युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार सेल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना क्या होता है? कठिन होता है। अब आइए मृदा के प्रकार के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले सम्मिलित होते हैं।
किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल सेल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने होते हैं। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जीवाणु और बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु और बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी क्या होते हैं? मिट्टी के हमारे महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप यानी कि साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मिट्टी कहलाती है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह क्या कहलाता है? वह कैसी मिट्टी होती है? बलुई मिट्टी कहलाती है। यदि बारीक यानी कि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो वह मृण्मय मृदा कहलाती है। मृण्मय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है, यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दोमट्टी मृदा कहलाती है। ठीक है, दोमट मृदा कहलाती है, दोमट्टी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण जो होता है बलुई, दोमट्टी और मृण्मय के रूप में किया जा सकता है। मिट्टी का वर्गीकरण कौन कौन से रूप में किया जाता है? बलुई मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है और मृण्मय मिट्टी के रूप में किया जा सकता है। मृदा में कणों के अमाप का उनके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, ये वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है। बालू जो होती है क्या होती है? सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है। ठीक है, जब वो बड़े बड़े होते हैं, बड़े उनका साइज जो होता है बालू की मिट्टी का, तो इसमें से जल का निकासी आराम से हो जाएगा। अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। बलुई मिट्टी क्या होती है? हल्की होती है, सुवातित होती है और शुष्क होती है। उसमें कितना हो पानी डाल दो तो एक ही मतलब थोड़े समय में क्या हो जाएगा? वो सूख जाता है। मृत्तिका यानी कि चिकनी मिट्टी, मृत्तिका यानी कि चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। ठीक है, परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच जो होता है, उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। ठीक है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मिट्टी की अपेक्षा अधिक जल रहता है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। पादपों को उगाने के लिए क्या कह रहा है? कह रहे कि पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। ठीक है, शीर्ष मृदा कौन सी होती है? दोमट मिट्टी है। दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होता है। गाद नदी तलों यानी आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का अमाप साइज जो होता है बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच में होता है। ठीक है, दोमट्टी मृदा में ह्यूमस भी होती है। ठीक है, दोमट मिट्टी में ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण करने की क्षमता होती है। चिकनी मिट्टी में क्या होती है? जल धारण क्षमता अधिक होती है। आइए क्रियाकलाप 9.3 को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। मृण्मय मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी के नमूने एकत्रित कीजिए और किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मिट्टी लीजिए। इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों आदि को निकाल दीजिए। अब इसमें से बूंद बूंद करके जल डाल करके इसे गूंथ लीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? गूंथ लीजिए। चित्र संख्या 9.4 को देखेंगे कि केवल इतना जल डालें कि इसमें मृदा का गोला बनाया जा सके, जैसे जिस प्रकार से आटा का गुथाई करते हैं उस प्रकार से कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार का मिट्टी लिया हुआ है, इसको गूथा जा रहा है। ये आटे के लोई के जैसे बनाया हुआ है। मृदा से कार्य करना। अब चित्र संख्या 9.4 के बी को देख लेते हैं। कारण लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का चित्र 9.4 के सी प्रयास करें। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल ले, जैसे रोटी बनाते हैं, सेम उसी प्रकार से कह रहा है। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है, उससे मनचाही आकृति कितना सुविधाजनक होता है। ठीक है, मूर्ति वगैरह जो होता है मिट्टी से ही बनाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्तियां आदि बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है? किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग इन सभी
प्रकार के खिलौने या वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है मृदा के गुण। मिट्टी के कौन कौन से गुण होते हैं उसको देख लेते हैं कि आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। आइए अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। मृदा में जल अंतःस्रवण दर, मृदा में जो होता है जल अंतःस्रवण दर को देख लेते हैं। कह रहा है कि बूझो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर अमाप के, यानी कि लंबाई चौड़ाई सेम होना चाहिए, अमाप के 2 वर्ग अंकित किए हैं। 2 वर्ग अंकित किए हैं जिसकी लंबाई भी 50 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 50 सेंटीमीटर है, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान अमाप की बोतलों को पानी से भर लिया और उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी क्या किया, डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी जो है वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया है। ठीक है, कच्ची सड़क पर डाला गया पानी क्या हो गया, अवशोषित हो गया है, लेकिन उसके फर्श पर गिरा पानी क्या हुआ, अवशोषित नहीं हुआ। आइए इसे समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.4 को करते हैं। कह रहा है कि इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्रों को 3 समूह या दल बना ले। दलों के नाम ए बी सी अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको यह मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी देरी से मृदा में से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करे और ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर भी विचार कर सकते हैं। यदि संभव हो तो एक अमाप के 3 छोटे टीन के डिब्बे लेकर के उसकी तली को भी काट लेते हैं। यदि पीवीसी पाइप यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, पीवीसी पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट ले और उनका उपयोग कर सकते हैं ये सब काम करने में। अंतःस्रवण दर को मापना यहाँ पे मापा जा रहा है। ठीक है, जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करते हैं वहाँ पाइप को लगभग जो 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा कर लगा दे। चित्र संख्या 9.5 में जो अभी देखे हैं, पाइप में धीमे धीमे 20 ml जल डालिए। 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर ले जब आपने जल डालना प्रारंभ किया था और जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रावित हो जाए तो पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट कर लीजिए। यह ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी न तो छलके और न ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अंतःस्रवण की दर कैसे ज्ञात किया जाता है? ठीक है, जैसे जल की मात्रा, कितनी मात्रा आपने जल के लिया है और अंतःस्रवण की अवधि, कितना समय लगा है। ठीक है, उससे अंतःस्रवण की दर आपको ज्ञात हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं, तो अंतःस्रवण की दर क्या हो जाएगी? 200 मिलीलीटर जल को 20 मिनट लगते हैं तो 10 मिलीलीटर प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है, अंतःस्रवण की दर क्या हो जाएगा? 10 मिलीलीटर प्रति मिनट हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है कि अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में अंतःस्रवण की दर की गणना कीजिए और अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूनों के अंतःस्रवण की दर से कीजिए। मृदा के नमूनों को अंतःस्रवण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित भी कीजिए। मृदा में नमी, आइए मृदा में नमी को देख लेते हैं। कह रहा है कि क्या आप कभी ग्रीष्म काल में, गर्मियों के दिनों में, किसी गर्म दिन को दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर के गुजरते हैं? संभवतः आपने देखा होगा, जब गुजरते होइएगा तो जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप्त हो रही है। जमीन की ऊपर की वायु क्या हो रही है? कंपदीप्त हो रही है, चमक रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है, जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानने का क्या करेंगे? प्रयास भी करेंगे। अब चित्र क्रियाकलाप 9.5 को देखते हैं। कह रहा है कि एक क्वाथन नली लीजिए, इसमें से 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए और इसे कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कर लीजिए और क्वाथन नली का परीक्षण कीजिए। चित्र संख्या 9.6 को देखेंगे कि आइए हम देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। यहाँ पे जल की कुछ बूंद है, क्वाथन नली दिया हुआ है, मृदा का नमूना यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जिसको स्टैंड पे खड़ा किया हुआ है। मृदा में से नमी को हटाना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मृदा से नमी हटाया जा रहा है। क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती है? यदि हाँ तो किस स्थान पर दिखाई देती है? ऊपर दिखाई देती है या मध्य भाग में या फिर नीचे?
गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर के ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है, जमा हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प जो होता है वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूरज के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त होती प्रतीत होती है। क्या कर रहा है, इससे सूरज के प्रकाश के परावर्तन के कारण, किसके कारण, परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु जो होती है हमें कंपदीप्त यानी कि चमकते हुए दिखाई देती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली में से बाहर निकाल ले और इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो। अब आप क्या देखेंगे कि दोनों के बीच में अंतर को नोट कीजिए। अब आइए मृदा द्वारा जल का अवशोषण, मृदा के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है उसको देख लेते हैं कि क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं। बिल्कुल नहीं। आइए यह जानने के लिए एक क्रियाकलाप को करते हैं। क्रियाकलाप 9.6 को करते हैं। क्या कह रहा है कि प्लास्टिक की एक कीप लीजिए, फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा भी ले सकते हैं, लेकर के उसे मोड़ करके चित्र संख्या 9 के अनुसार कीप में लगा लीजिए और किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौल करके उसे कीप में लगाइए, फिल्टर पत्र में डालिए और किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर के उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर ना गिरा करके उसे पूरी मृदा पर डालिए। ठीक है, उस पर डालने का प्रयास कीजिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक वह रिस करके कीप से नीचे गिरना आरंभ ना कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को माप करके उसे आरंभिक माप में से घटा ले, जिससे उसको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाए। अपने परिणामों को नोटबुक में क्या कीजिए, अब आप उसको नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मृदा में जल का अवशोषण कर रहा है। यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है, यहाँ पे कीप है, यहाँ पे फिल्टर पत्र है, उसके बाद में ड्रॉपर की सहायता उसमें से जल डाला जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मृदा का द्रव्यमान भार 50 ग्राम। ठीक है, मापन, यहाँ पे जो भी वस्तु चाहिए, मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन यू एम एल है। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन क्या है, भी एम एल है। उसके बाद मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन यू माइनस भी एम एल और मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान यू माइनस भी ग्राम। ठीक है, 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अवशोषित जल का प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, यू माइनस भी बाई 50 × 100 करके निकाल सकते हैं, जल द्वारा अवशोषित जल का प्रतिशत। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ में दोहराइए और क्या आपको सभी नमूनों के लिए समान परिणाम प्राप्त होते हैं। परिणामों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा करिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है, किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण की दर सबसे अधिक होती है। अगला कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी की अंतःस्रवण दर सबसे कम हो सकती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि बूझों ने अपने पड़ोसियों से सुना है कि वर्षा के 8-10 दिनों के बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर के कुएं तक पहुंचेगा। किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम। क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर के भौम जल तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब मृदा और फसलें देख लेते हैं। क्या करें कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ में दोमटी मृदा और जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। आगे कह रहा है कि पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। मृदा किसके द्वारा प्रभावित होती है, तो पवन के द्वारा जो बहा करके ले जाया जाता है उड़ा करके, वर्षा के द्वारा भी मिट्टी प्रभावित होती है, ताप के द्वारा भी, प्रकाश के द्वारा और आर्द्रता के द्वारा मिट्टी हमारी प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधी कारक है जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। मृणमय और दोमटी मृदा, क्या कर रहा है कि मृणमय और दोमटी मृदा जो होता है दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। मृणमय और दोमटी मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है, अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध, क्या कर रहा है, धान के लिए मृत्तिका और जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमटी मृदा की आवश्यकता होती है। मसूर और अन्य दाल के लिए कौन सी, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाए।
यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहे कि ग्राम और किलोग्राम वास्तव में ग्राम को जी से डिनोट करते हैं और किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं। वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक हैं। द्रव्यमान के मात्रक क्या है, ग्राम और किलोग्राम है। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच समानता अंतर नहीं किया जाता है। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, यह आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। कपास के लिए क्या कह रहा है कि कपास के लिए बलुई, दोमट अथवा दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, काली मिट्टी कह सकते हैं, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें, क्या कह रहा है कि गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती है, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वरक होती है। अपने शिक्षकों, माता पिता और अपने क्षेत्र के किसानों से वहां की मिट्टी के और प्रकारों के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, एक केस का अध्ययन, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे केस दिया हुआ है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने। क्या कर रहा है, मृदा का अपरदन कैसे होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ों मृदा को उस मजबूती से बांधे रखती है। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इससे यह पवन और प्रभावी जल के साथ बह जाते हैं। मृदा का अपरदन मरुस्थल तथा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनो उन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाएंगे तो केवल ये हमारे मृदा के अपरदन को ही नहीं रोकेगा, बल्कि हमारे वायुमंडल को भी शुद्ध करेगा। ठीक है, चूंकि पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं। आजकल पेड़ पौधों की कमी के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग देखा जा रहा है, इतना हीट वेव देखा जा रहा है, ये सब यही कारण है। पेड़ भवनों के निर्माण के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए जो होता है, क्या होता है, पेड़ पौधों को हम लोग काट देते हैं, जो मनुष्य के लिए काफ़ी घातक साबित हो रहा है। उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। उपयुक्त जानकारी को सारणी 9.2 में लिखने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है। आगे कह रहा है कि धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा जिसकी अंतःस्रवण दर सबसे अधिक हो अथवा जिसमें यह कम दर होता है। ठीक है, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए हैं। ऑब्जेक्टिव इसका करके आएंगे। कुछ नीचे दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। उत्तर भारत की अनेक नदियां हिमालय क्षेत्र से निकल करके मैदानी क्षेत्र की ओर बहती है। उत्तर भारत की अनेक नदियां कहाँ से निकलती है, हिमालयी क्षेत्र से निकल करके मैदानी क्षेत्र की ओर बहती है। और ये नदियां अपने साथ में अनेक प्रकार के पदार्थ लाती है, जिसमें गाद, मृतिका, जिसको चिकनी मिट्टी कहते हैं, बालू और बजरी सम्मिलित होते हैं। इन पदार्थों के मिश्रण को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा कहते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में नदियां अपने साथ लाई गई जलोढ़ मृदा को निक्षेपित कर देती है और यह मृदा बहुत उर्वरक होती है, उर्वरक वाली मिट्टी होती है। इस कारण इस क्षेत्र की कृषि उपज भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा में यहीं पे समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।